नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम आज से शुरू करने वाले हैं जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है ये जीओसी, कहें तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या कहें सामान्य रसायन। ठीक है, ये आपकी सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद छोटी सी यूनिट और रह जाएगी आपकी और आपका केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म, फिर हम फिजिक्स की तरफ चलेंगे। आज मैं बस जैसे स्टार्ट करूंगा। दूसरी की बात यह है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, तो बस बहुत छोटी सी वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, एक छोटे से टॉपिक को लेके जब तक मैं व्यस्त हूं थोड़ा सा अभी, उसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे अपना स्पीड से। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सामान्य रसायन। देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी? 4। अगर इसकी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है, इसकी चारों वैलेंसी किससे है? सिंगल बॉन्ड से है, तो हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, इसे कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अच्छा, सैचुरेटेड क्या है? ये बहुत स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अनसैचुरेटेड से। क्लियर है? इसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में कहते हैं संतृप्त। इसे कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। जब कार्बन की चारों वैलेंसी में से कोई भी एक वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो तो वहां पे क्या कहते हैं? उसे अनसैचुरेटेड। या ट्रिपल बॉन्ड से हो, ये भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड से है, चार में से कोई भी एक वैलेंसी या दोनों वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संबंधित हैं, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? वहां पे हम कहेंगे कि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या कंपाउंड है। क्लियर है? अनसैचुरेटेड थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, थोड़ा सा कम स्टेबल होता है किससे? सैचुरेटेड से। ये तो बात समझ में हमारे आ गई। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या है? वो है इन बॉन्डों का टूटना। ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, इनके टूटने को हम क्या कहते हैं? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। आइए देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कैसे बनता है? ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जाहिर सी बात है इसमें कोई कंपाउंड बनेगा। तो जब भी कंपाउंड बनेगा तो ये डायरेक्ट नहीं बनता है, इसके बीच में एक रिएक्शन हो रही होती है, तब जाके ये एक कंपाउंड बनाते हैं। ये जो बीच में बने, मैं ऐसा नहीं है कि वो आयन में ही टूटेंगे, हो सकता है कुछ और हो रहा हो अंदर, है ना, उसे हम कहते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अस्थाई माध्यमिक यौगिक। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, जाहिर है स्टेबिलिटी लेने के लिए झट से यानी फटाक से क्या बना देगा? कंपाउंड बना देगा। क्लियर है? ये बात भी समझ में आ गई। अब जो समझ में नहीं आ रही है वो है कि ये इंटरमीडिएट बनता कैसे है। ये इंटरमीडिएट बनता है बॉन्ड के ब्रेक होने पे। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, जो बॉन्ड्स हैं पुराने वाले जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स के पास, उनके बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर इधर का बॉन्ड उधर जुड़ेगा, उधर का बॉन्ड, मान लीजिए दो है, इनके पास अपने बॉन्ड है, इनके पास अपने बॉन्ड है। क्लियर है? अब इसके बॉन्ड, मान लीजिए इसका इसके साथ बॉन्ड था, ये हमारे पास कंपाउंड था, इसका इसके साथ बॉन्ड था, ये दूसरा कंपाउंड है, इसका इसके साथ बॉन्ड है। ये बॉन्ड टूटेंगे और हो सकता है ये वाले बॉन्ड जुड़ जाए, ये वाले बॉन्ड जुड़ जाए। वो डिपेंड करेगा कि नया यौगिक किस तरीके से इंटरमीडिएट से बन के आ रहा है ना। तो हमें जो सीखना है वो सीखना है कि बॉन्ड टूटते कैसे हैं, कितने प्रकार से बॉन्ड टूट सकते हैं। क्लियर है? तो जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो दो तरीके से होती है।
नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, इसे कहते हैं बंध विदलन। कौन सा वाला? होमोलिटिक। होमोलिटिक बंध विदलन। इसमें क्या होता है, दूसरा क्या होता है ये भी सीख लो, हेटेरोलिटिक। ठीक है, हेट्रो, होमो, होमो यानी एक जैसे, हेट्रो यानी अलग अलग, नामों से पता चल रहा है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉन्ड है, ठीक है, हमारे पास एक बॉन्ड बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब बॉन्ड बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऐसा फिजन होता है, ऐसे तरीके से बॉन्ड टूटता है जिसमें बॉन्ड कहां से टूट जाता है, बिल्कुल बीच में से। जब बॉन्ड बीच में से टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाहिर है वो यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम पढ़ रहे हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो इस तरीके से टूटता है कि जो बीच में जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी वो वापस चले जाते हैं। यहां पे तो मैंने एक की हो सकता है, दो की साझेदारी हो रही हो, दो इधर से डबल बॉन्ड बन रहा हो, तो जो दो इलेक्ट्रॉन इसके थे वो इस पे चले जाएंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन इसके थे वो इस पे चले जाएंगे और फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्लियर है, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। इसे कैसे, इस तरीके के बॉन्ड फिजन को क्या कहते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये होता है, मान लीजिए हमारे पास ए बी कोई बॉन्ड था, इसमें बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, मान लीजिए साझे का इलेक्ट्रॉन यहां था तो यहां से ब्रेक हो जाए, बीच में से ब्रेक नहीं होता, तो क्या होगा, दोनों बी पे चले जाएंगे, क्या बनेगा, ए पे प्लस आ जाएगा, बी पे क्या आ जाएगा, माइनस। दूसरा केस क्या है, अच्छा आपको देखिएगा नहीं, मैं यहां कर देता हूं। दूसरा केस क्या है, ए और बी ने बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन यहां थे और यहां से ब्रेक हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, ए पे आ गए, तो क्या बनेगा, ए पे माइनस आ जाएगा, बी पे प्लस आ जाएगा। ये माइनस प्लस क्यों आ रहा है, समझ गए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले गया है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेसिवनेस हो जाती है, एक्सेसिवनेस हो जाती है, एक्सेसिवनेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है तो माइनस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया है, और जब कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्लस आता है। क्लियर है ना। ऐसे बॉन्ड को क्या कह रहे हैं, हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक में क्या होता है, बीच में से बॉन्ड नहीं टूटता है, कहीं थोड़ा सा साइड से टूटता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही परमाणु के पास चले जाएंगे, एक ही एटम के पास चले जाएंगे। जब एक ही के पास चले जाएंगे, जाहिर है जिसके पास जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसके पास से जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव वाले को बोलेंगे कार्बेनायन और पॉजिटिव वाले को बोलेंगे कार्बोकैटायन। ठीक है, सी से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बिना सी के तो काम बेकार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बिना तो बेकार है सब। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो उसे बोलेंगे कार्बेन आयन, और जब पॉजिटिव आएगा तो उसे बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्लियर है। अच्छा, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनने वाले फ्री रेडिकल्स के बारे में। क्लियर है, फटाफट से आप इसके बारे में अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, लिखना चाहे तो ले सकते हैं। आइए पढ़ते हैं फ्री रेडिकल्स, है ना। फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हमारे पास मान लीजिए Cl2 है, यानी Cl बॉन्ड Cl, तो इसका होमोलिटिक अगर बॉन्ड फिजन हो जाए, होमोलिटिक यानी बीच में से बॉन्ड टूट जाए, तो एक Cl का जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर आ जाए, उसका Cl का उसके पास चले जाए, इसे कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। मान लीजिए ऐसे टूटेगा तो क्या होगा, Cl के पास भी एक आ जाएगा, दूसरे Cl के पास भी आ जाएगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसे कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल, इसे भी कहेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए CH4 है, तो क्या होगा, CH3 बॉन्ड H कर दो, ये ब्रेक होगा CH3 और H, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और ये क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो
तो ऐसे बनते हैं फ्री रेडिकल। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज लिख लो, 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन, इनके खुद का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कोई आवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है? इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है, जो इन्होंने पहले डोनेट कर रखा था, जो एक साझेदारी कर रखी थी, वही तो वापस आ गया है, तो प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तीसरी बात वो इसी से निकल के आ रही है, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक नहीं दो बात निकल के आ रही है। पहली बात, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और ये क्या बन जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? चौथा, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है, जाहिर है वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे, जाहिर है बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, बहुत अधिक रिएक्टिविटी, बहुत अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। छठा, कैसे बनते हैं? होमोलिटिक फिजन से, होमोलिटिक फिजन से बनते हैं। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पीनेथ और हॉब्स ने इनकी जो है रिसर्च खोज करी थी। ठीक है, कुछ रह तो नहीं रहा, चार्ज नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, रिएक्टिव होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये है किसकी? फ्री रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज है। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में और बता देता हूं, यहां बता दो। इनकी स्टेबिलिटी देखो कैसे होती है कि मान लीजिए हमारे पास फ्री रेडिकल था, ये 3 वैलेंसी होंगी, ये सबसे कम स्टेबल होगा। जैसे ही इसकी एक वैलेंसी पे मिथाइल आ जाएगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्लियर है? इसे प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा सेकेंडरी की होगी। सेकेंडरी की कैसे होगी? यहां ऐसे लिख देता हूं, CH3 CH3। ठीक है, सेकेंडरी कहेंगे, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये मिथाइल, और टर्सरी भी बना देते हैं। चलो, इसका मतलब क्या हो गया कि मिथाइल ग्रुप जो है वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप रख लेना। मैं एक और बताऊंगा अभी इसे मिटा के, ठीक है, बेंजीन ग्रुप का, उसकी भी स्टेबिलिटी बताऊंगा। इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। फ्री रेडिकल में कहीं कहीं से क्वेश्चन आएगा, तो या तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से आएगा, या फिर यहां से आएगा, या फिर यहां से आ सकता है कि फ्री रेडिकल बनता कैसे है। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलिटिक से, बहुत आसान है, बहुत कम चांसेस है आने के। लेकिन यहां से आ सकता है स्टेबिलिटी से, कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है, या ऑर्डर क्या है। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बेंजीन वाली भी बता देता हूं। ओके, तो मैं आपसे बता रहा था क्या, जो आपका बेंजिल ग्रुप है ना, C6H5, उसकी स्टेबिलिटी इन सब में सबसे ज्यादा होती है। तो वो भी लिख लो, बेंजिल लिख दो। बेंजिल की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, और उससे कम जो होती है वो होती है Ll की, Ll। और उसके बाद तो आपको पता ही है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है, ये पूरा ऑर्डर हो गया। ठीक है, सबसे पहले मिथाइल, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, CHH कर दो। फिर प्राइमरी में एक की जगह CH3 जोड़ दो। फिर सॉरी, सेकेंडरी में 2 CH3, फिर तीनों CH3, फिर Ln, और फिर बेंजीन। ठीक है, C6H5। ठीक है, क्लियर है मामला? तो ये आपका हो गया क्या? स्टेबिलिटी। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री और लिख लो कहीं, प्लेनर होती है, 120 का
कौन बॉन्ड एंगल होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये भी लिख ही लो, ठीक है, आपके काम आ सकता है। तो फ्री रेडिकल के अंदर जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है, ये इनकी स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल खत्म होता है। कल मैं आपको कार्बेन आयन और कार्बोकैटायन के बारे में बताऊंगा, फिर बढ़ेंगे आगे इफेक्ट्स की तरफ। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम मोटिवेट फील कर सकें। गुड बाय।